नमस्कार। फिर एक और केस लेते हैं। ये भी रेफर्ड केस है, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी के लिए जो इतनी खतरनाक रूप से फैली हुई है समाज में, लोग बहुत दहशत में हैं। तो किसी भी तरह से किसी भी अनजान डॉक्टर पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, विशेषकर होम्योपैथी में। एलोपैथी के श्रेष्ठतम मशहूर डॉक्टरों के पास जाकर इलाज कराना लोग चाहते हैं। वहाँ से अगर कोई उनको फीडबैक नहीं मिलता है, निराशा मिलती है, तो फिर हमारे पास लौटते हैं, या पहले से उनके दिमाग में हमारी गुडविल अच्छी होती है, कोई रेफर करता है तो लोग हमारे पास आते हैं, वरना कोविड के डायरेक्ट मरीज कोई नहीं आएगा। तो ये भी एक ऐसे मरीज के, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा भेजा गया है जिसने कोविड का इलाज मेरे से करवाया था, तो उसी ने इसको मेरे पास रेफर किया है। इसका केस मैंने आपको पिछली बार बताया था, काली कार्व का। तो ये एक 50 वर्षीय व्यक्ति का केस है। इसको मेरे पास एक पुराने परिचित ने भेजा है। उनका भी कोरोना हुआ था, जो कि मेरे इलाज से ही ठीक हुए थे। पहले इसकी पत्नी ने फ़ोन करके मुझसे मेरी सारी व्यवस्था कैसी रहेगी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी, जैसे कैसे फीस होगी, कैसे दवाई दोगे, कितनी बार खानी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। ये उसने पत्नी ने जानकारी मांगी है। तो मेरे कहने पर अपने फिर पति से बात कराई। ये सारी डिटेल जो भी होगी मैं फ़ोन कॉल में सुनवाऊंगा, वो इतनी ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ उनको बोल के समझाऊँ। 25 अप्रैल 2021 दोपहर 1:17 पर फ़ोन आता है। पत्नी करती है, डॉक्टर गुप्ता, मुझे उन्होंने आपके बारे में बताया था। मेरे पति की 1 हफ्ते से तबीयत खराब चल रही है, गला खराब है, खांसी है और ऑक्सीजन 90 आ रहा है। हमारे जानकार ने कहा था कि आपकी होम्योपैथिक दवाइयाँ खाकर उनको अच्छा लगेगा। अभी मैंने उनको अंग्रेजी दवाइयाँ भी दी हैं और नेबुलाइज भी किया है, पर उनको कुछ भी आराम नहीं लग रहा है। मैंने कहा कि आप मेरी बात रोगी से करवाओ, क्योंकि ये बहुत सारा होता है। पहले रिश्तेदार बात करते हैं, उनसे बात करते रहो, फिर मरीज बात करता है, मरीज 2 मिनट करता है, रिश्तेदार 15 मिनट करते हैं। तो ये मेरे को तो इरिटेट करता है। मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी है, बिना मतलब की सहानुभूति होती है। तो अच्छा अभी मैं करवाती हूँ बात। अब पत्नी स्वयं पति के बारे में इसलिए बता रही है और चिंतित है, इस केस की खासतौर से बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पति स्वयं बात करने की स्थिति में नहीं है। और पत्नी को इसलिए चिंता हो रही है क्योंकि कोई भी दवाई उस पर असर नहीं कर रही है। इसलिए पत्नी मुझसे बार बार पूछ रही है कि क्या दवाई अभी जल्दी ही उसको मिल जाएगी, क्योंकि मेरे घर से बहुत दूर रहते हैं, दवाई न लेने आ सकते हैं, लॉकडाउन है, तो क्या दवाई बाजार भी नहीं जा सकते हैं, तो दवाई कैसे मिलेगी जल्दी। इसका मतलब है कि रोगी की हालत काफ़ी खराब है पत्नी की निगाह में। तो फिर मैं इसको सारे डिटेल समझाता हूँ, वो तो सब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, कैसे क्या होगा यही पोर्शन मैं एडिट करता हूँ। हाँ जी बोलो। गुप्ता, हाँ जी। एक्चुअली मुझे मिसेस शाह ने रेफरेंस दिया था आपको। अच्छा। एक्चुअली मेरा हस्बैंड का ना तबीयत ठीक नहीं है 1 वीक से। अच्छा। खांसी है, अभी ब्रीथलेसनेस भी है, प्रॉब्लम है। हाँ। अभी थोड़ा ये मैम ने आपका रेफरेंस दिया था थोड़ा सा। अभी मैंने मैं रहती हूँ मतलब। अच्छा चलो खैर। हाँ, तो अभी ऑक्सीजन मैंने चेक किया था, अभी 90 आ रहे हैं। तो वहाँ दवाई अगर मैं बताऊंगा तो आसपास होम्योपैथी की दुकानों से मिल जाएगी। तो मुझे तो डॉक्टर बोला था आप अवेलेबल कर सकते हैं, तो प्लीज सर बेटर है। एड्रेस में सेंड कर दूंगी आपको। हाँ है ना। ठीक तो है। अभी थोड़ा ये बोला था, धीरे मेडिसिन के लिखा लिया, इसके बाद थोड़ा बेटर लगेगा। तो होमियो में फिर अभी इंग्लिश मेडिसिन भी ले रही हूँ, बट अभी मैंने नेबुलाइजर भी दिया, सब कुछ दिया, बट खांसी है। अभी मरीज से बात कराना फिर। किससे बात? फिर दोपहर 2:17 पे, यानी पूरे 1 घंटे के बाद मरीज बात करता है।
तो जब बात करता है तो उसके शुरुआत में उसको खांसी आती रहती है, मुश्किल से बात करना शुरू करता है वो। डॉक्टर, एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा कफ मतलब बलगम वाली खांसी हो रही है, चेस्ट कंजेशन मतलब छाती में भारीपन बहुत है, और इसके अलावा ऑक्सीजन लेवल 89 to 90 आ रहा है। ये स्वयं स्पष्ट नहीं बता पाया कि इसने अपनी पत्नी से कंफर्म करवाया है कि यह सही है या नहीं। इसका अर्थ है कि यह सही जानकारी देना चाहता है, मतलब इसको हम लेते हैं रिफ्लेक्स लॉन्ग। और खांसी बहुत ज्यादा है, मैं ठीक ढंग से हिल भी नहीं पा रहा हूं। क्या बोला? मैं ठीक ढंग से हिल भी नहीं पा रहा हूं, एक तरफ लेटा रहता हूं। अगर थोड़ा सा भी हिल गया तो इतनी ज्यादा खांसी आती है कि कंट्रोल नहीं होती है। तो मैं पूछता हूं, तो फिर क्या आप चुपचाप लेटे रहते हो सारा दिन? मुझको चुपचाप लेटना ही पड़ रहा है। ये खास तौर से बोलने के अंदाज से आप समझ सकते हो उसकी भावनाओं को। ऐसा नहीं है इसी को अगर वो कहता है मैं चुपचाप ही लेटता हूं, चुपचाप लेटा रहता हूं, तो वो अलग है, बोलने का टोन बिल्कुल अलग होता है। वरना मुझे चुपचाप लेटना ही पड़ रहा है, वरना तो खांसी बहुत ज्यादा आती है, इसलिए सुबह से नेबुलाइज कर रहा हूं। सुबह से 2 बार नेबुलाइज कर चुका हूं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि रोगी अपनी बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, जल्दी से जल्दी छुटकारा चाह रहा है, इसलिए बार बार नेबुलाइज कर रहा है, जबकि डॉक्टर ने ऐसा करने को नहीं कहा है। और इससे जल्दी जल्दी छुटकारा चाहता है। नेबुलाइज करने में थोड़ा आराम मिलता है, तो थोड़े आराम के लिए करता है। इसी को हम कहते हैं लाइट डिजायर फॉर। तो मैं उससे पूछता हूं, भाई नेबुलाइज जब करते हो तो उसमें दवाई कौन सी डालते हो आप? 1 मिनट रुको, मैं पूछकर बताता हूं। ये पत्नी से पूछेगा कौन सी दवाई डालते हो, क्योंकि वो ही डालती है। तो इसका मतलब है कि उतने होश हवास में ये नहीं है। ये दवाई उस व्यक्ति ने बताई जिससे मेरे पास भेजा है, मतलब जो रेफर किया है उसी ने बताई है। जैसे मैंने आपको बताया था उस केस में वो 40 डॉक्टरों के कंसल्टेंट की टीम का हेड है, उनका लैंड ओनर है। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन है, दम घुटता है, सांस लेने में काफ़ी कठिनाई महसूस हो रही है। तो मैं उससे पूछता हूँ, भी तुमने जब इतनी कठिनाई है, 89 है, क्या ऑक्सीजन लगा रखी है? ऑक्सीजन? ऑक्सीजन कहाँ? ऑक्सीजन कहाँ है मेरे पास? मैं तो घर पर हूं। बहुत सारे लोग तो घर पर ही ऑक्सीजन लगा लेते हैं। आपकी ये बीमारी कब से शुरू हुई? एक्चुअली इसे शुरू हुए 4-5 दिन हो चुके हैं। तो मैं उससे पूछता हूँ, भाई ये समस्या केवल 4-5 दिन से ही शुरू हुई है या पहले से ही है? सबसे ज्यादा तो 2-3 दिनों से शुरू हुई है। वैसे तो ये तकलीफें मुझको 16 अप्रैल से हैं, और इसने बताया था फोन आया 25 अप्रैल को, यानी 9 दिन हो चुके हैं। तो वैसे तो ये तकलीफें 16/4/21 शुक्रवार से शुरू हुई थी, धीरे धीरे बढ़ती गई, पर अभी 2-3 दिनों से तो एकदम से काफी बढ़ गई हैं। जब ये शुरू हुई थी तो कम थी, फिर 1-2 दिनों के बाद गले में बहुत ज्यादा तेज दर्द शुरू हो गया। फिर किसी प्रकार का टेस्ट नहीं है मेरे अंदर, दर्द होता है, अभी भी वैसे ही लक्षण है, परंतु 2-3 दिनों से तो बहुत ज्यादा हैं। अब मैं कुछ भी खा नहीं पा रहा हूं दर्द के कारण, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। एक्चुअली जब थोड़ा सा कफ निकल जाता है तो थोड़ा आराम आ जाता है, इसलिए मैं नेबुलाइज लेकर सांस को कंट्रोल करके मैं चुपचाप आराम से बैठ जाता हूं। चुपचाप क्या इसलिए बैठते हो कि आपको परेशानी ना हो? अभी अभी मैंने नेबुलाइज किया है, इसलिए मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, वरना तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता था। तो मैं आगे से साइकोलॉजी पूछने की कोशिश करता हूं। भाई तो इस दौरान क्या आपको गुस्सा, नाराजगी, कोई चिड़चिड़ाहट वगैरह होती है या क्या होता है? तुरंत जवाब देता है जैसे तो यह मेरा सवाल ही गैर जरूरी था। नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है।
अब मैं इसकी पत्नी से बात करता हूँ। क्या आप इनके स्वभाव के बारे में मुझे कुछ बताना चाह रही हो? जब से बीमार हुए हैं तब से इनका स्वभाव कैसा है? पत्नी: अभी इन्होंने जो बोला बस वही प्रॉब्लम है। तो मतलब पत्नी को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैं आजकल बीमारी के दौरान इनके स्वभाव के बारे में पूछ रहा हूँ। पत्नी बोलती है: एक्चुअली ये एकदम चुपचाप से लेटे हुए हैं। जब मैं कुछ खाने को कहती हूँ तो कहते हैं कि भूख नहीं है। असलियत में इनको भूख ही नहीं लग रही है। मैं बीमारी के बारे में नहीं पूछ रहा बल्कि आजकल के इनके स्वभाव के बारे में पूछ रहा हूँ। अभी तो ये एकदम चुपचाप लेटे हुए हैं। कुछ पूछो तो नॉर्मल ही जवाब देते हैं, चिड़चिड़ाते नहीं हैं। अभी ऑक्सीजन लेवल 90 है, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी डॉक्टर साहब? मैंने कहा भी नहीं, एकदम मार्जिन पर है। अगर इससे जरा सी भी नीचे होती है तो फिर इनको समस्या खड़ी हो जाएगी, निमोनिया या फाइब्रोसिस होने लगेगा। इसलिए इनको कहो कि एकदम शांत होकर लेटे रहें, जरा सी भी हरकत ना करें, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं इनको बताता हूँ, मैं अभी आपकी दवाई भिजवा रहा हूँ, आप उसको खाना शुरू करो। आप बताइए, अपनी तबीयत बताइए। डॉक्टर, मेरा एक्चुअली बहुत ज्यादा कफ हो रहा है और चेस्ट कंडीशन बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा। उसके अलावा और ये मेरा बीपी कौन से करना चाहिए सर? 92 क्या? 90 ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो 89 90 आ रहा है। अच्छा। और मैं खांसी बहुत ज्यादा है, हिल नहीं पा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा ना एक साइड पे जैसे लेट पाता हूँ, थोड़ा सा भी हिल गया और इतना ज्यादा खांसी हो रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा मुझे। अच्छा, फिर मतलब क्या करते हो? चुपचाप लेटे रहते हो? मैं चुपचाप लेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा खांसी हो रहा है। फिर मैं निबलेस कर रहा हूँ। मैं अभी सुबह से 2 बार हो गया। हाँ। निबलेस करने में थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। क्या करने में? निबलेस। अच्छा, नेबुलाइज। क्या दवाई वाई डालते हो उसमें? कोई मेडिसिन यूज करते हो साथ में? वो एक मेडिसिन बताया था उसके साथ। हाँ। वो लगा के मैं निबलेस कर रहा हूँ। अच्छा, कौन? अच्छा, आपके फ्रेंड है वो? फैमिली फ्रेंड है। अच्छा, ठीक ठीक। तो ये है, तो ये मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा है, ब्रीथिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है डॉक्टर। तो ऑक्सीजन लगा रखी है आपने? ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन कहाँ है? आपने कुछ लगाया नहीं है, मैं तो घर पे हूँ। नहीं, घर पे भी लोग लगा लेते हैं ना, बहुत सारे लोग। तो अच्छा, चलो, कब से शुरू हुआ ये सब आपका? ये एक्चुअली शुरू हो गया 4-5 दिन हो गया। अभी 4-5 दिन से ही ऐसे चल रहा है, सफोकेशन हो रहा है मुझे। नहीं, तो एलिमेंट आपको 4-5 दिन से ही शुरू हुई है, पहले से थोड़ी सी है? नहीं, अभी एक्चुअली सबसे ज्यादा शुरू हुआ था 2-3 दिन से। ये मेरे कोरोना का ये हुआ था हमारा लास्ट संडे। मतलब लास्ट संडे आपको थोड़ी परेशानी शुरू हुई थी? हाँ, बहुत परेशानी था। और अभी जाके 2-3 दिन से बहुत ज्यादा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लास्ट संडे मतलब हो गया 18 तारीख को शुरू हुआ था या 18 तारीख को ठीक हुआ था? 18 तारीख से, फ्राइडे से, सॉरी संडे भी नहीं, फ्राइडे से शुरू हुआ था मुझे। फ्राइडे पहले 16 तारीख से? हाँ जी शुरू हुआ था। उससे पहले बिल्कुल ठीक थे आप? बिल्कुल ठीक था मैं। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद धीरे धीरे करके ज्यादा शुरू हो गया। फिर 1-2 दिन बाद मुझे गले में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था। हाँ। और वो बहुत पेनफुल और कुछ बहुत खाने पीने में स्मेल नहीं है। हाँ। और टेस्ट नहीं है, सब कुछ ये हो गया। अभी भी वैसे सेम सिम्टम है, ये स्मेल भी नहीं आ रहा है। हाँ। और टेस्ट भी नहीं है, कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ। और सबसे प्रॉब्लम यही है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। ब्रीदिंग से मतलब तकलीफ होती है आपको? बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। दैट्स मेन इशू। ब्रीथिंग की वजह से कफ आता है, तब जाके और प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। अच्छा। कफ कंट्रोल करने के लिए मैं ये नेबुलाइजर करके फिर आराम से बैठ जाता हूँ। हाँ, मतलब कंट्रोल कर लेते ताकि मेरे को परेशानी ना हो। करेक्ट। हाँ जी डॉक्टर, ऐसे मतलब परेशानी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है?
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी मैंने नेबुलाइजर किया इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज बात करने में भी मुझे काफी आना शुरू हो जाता है। तो फिर क्या इरिटेट होते रहते हो, चिड़चिड़े होते रहते हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं ऐसे, गुस्सा वुस्सा नहीं करते घर में, जैसे थोड़ा बोलता है कोई बात करता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा, चलो आपकी वो कौन है जिन्होंने फोन किया था? ये मेरा वाइफ है। हाँ, उनको बात कराओ। एक मिनट। तो 2 घंटे में इसके पास दवाई पहुंच जाती है। तो रात 9:42 पर मैं फोन करता हूं, इन्होंने मुझको उसके बाद फोन नहीं किया। पर मुझको चिंता थी कि मेरी दवाई ने कुछ असर किया नहीं किया, क्योंकि जिसकी इतनी हालत खराब है, तो मुझको चिंता थी कि इनको पता नहीं आराम आया नहीं आया। तो इसलिए मैं खुद इनको फोन करता हूं। क्या हाल चाल है भाई साहब? पत्नी बताए अभी तो काफी ठीक लग रहे हैं आप। अच्छा, मेरी बात कराइए इनसे, मतलब मरीज से। डॉक्टर साहब, अब रोगी बोलता है, डॉक्टर साहब अभी तो काफी अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। तो मैं पूछता हूँ अब इस दवाई को बंद कर दो, मतलब जो एक्चुअल दवाई थी उसको बंद कर दो, क्योंकि मैंने कहा था भी हर 1 घंटे बाद इसको लेते रहना जब तक ये शीशी खत्म ना हो जाए। छोटी सी होती है, इसमें 4-5 मतलब खुराक हो सकती हैं, तो इसलिए मैंने कहा रिपीट करते रहेंगे। तो उसमें भी दवाई बची हुई है, इसलिए मैंने कहा इसको बंद कर दो। अगर रात में तबीयत बिगड़े तो इस छोटी शीशी की एक खुराक और ले लेना, परंतु मुझे लग रहा है कि इसकी जरूरत अब आपको पड़ेगी नहीं। जो रूटीन दवाई है आप वो खाइए। हेलो। हाँ, कैसी तबीयत है भाई साहब की? अभी तो एक छोटा स्मॉल पोटली का भी खत्म नहीं हुआ। नहीं, जो अभी है मैं तबीयत पूछ रहा हूँ, दवाई नहीं पूछ रहा। अच्छा, अभी तो जो सुबह हालत थी सारा दिन, अभी थोड़ा बेहतर है। उनसे बात करा, उनसे बात करा सकते हो आप? अच्छा, बात का एक मिनट। हाँ, हेलो। हाँ जी, कैसी तबीयत है वैसे? हाँ, अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है ना बेटर? हाँ हाँ, थोड़ा सा बेटर फील आ रहा है। हाँ हाँ, तो इस दवाई को रोक लो, और जो दूसरी दवाई है 3 बड़ी शीशियों वाली, हाँ जी, बस वो शुरू कर लो। ठीक है। जब रात में दोबारा तबीयत बिगड़े तब इसको चालू कर लेना, 1 आध खुराक लो। इसके बाद रोगी ने मुझको दोबारा फोन नहीं करा। 15 दिनों तक बड़ी शीशियों की दवाई खाते रहे। अंत में मेरे जानकार से ही मुझे पता चला कि वो तो अगले दिन ही पूरी तरह से ठीक हो गए थे, परंतु फिर भी उन्होंने अपनी सारी दवाइयां खा ली हैं। ये उन्होंने बताया था जिनका केस काले कार का मैंने आपको दिया। तो था तो ये काफी खतरनाक, जो इतना भी नहीं हिल पा रहे हैं, 90 से नीचे ऑक्सीजन जा रही है। तो इसको केस को अब समझते हैं थोड़ा सा, हो सकता है दवाई आपको पता लग गई हो। इस केस में नीचे जो लिखे रूब्रिक को ले सकते हैं, परंतु इस केस लेते समय अब होता क्या है, मेरा जो तरीका है नॉर्मली वो ये है कि मैं रिपर्टरी नहीं देख पाता। जब मरीज बात कर रहा होता है उससे जो भी मेरे दिमाग में कैलकुलेशन आती है मैं उस हिसाब से दवाई देता हूँ नॉर्मली। कभी कभी रिपर्टरी देख के भी देता हूँ, तो इसलिए मैंने दवाई बता दी थी। पर अब आप लोगों को दवाई समझानी है, वीडियो बनाना है, तो फिर मुझे उसके रूब्रिक भी लेने पड़ेंगे ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये दवाई आखिर मैंने क्यों दी है। और उसको समझ आने के बाद ही फिर आप उसको दूसरे मरीजों पे लगा पाओगे, नहीं तो लगा नहीं सकते। तो इसलिए रूब्रिक भी जरूरी है। तो मैं कुछ रूब्रिक आपको बता देता हूं। कंटेंट, delirium quiet, delusion being injured is delusion seized as if, patience and perseverance। तो ये कुछ रूब्रिक हैं जो हम ले सकते हैं, पर मैंने उस वक्त सारे रूब्रिक नहीं लिए थे। तो इन सभी रूब्रिकों के आधार पर रोगी को मैंने फॉस्फोरस 200 की 3 खुराकें दी थी, हर 1 घंटे बाद खाने को कहा। अब इस दवाई का तुरंत ही काफी अच्छा प्रभाव पड़ा था। पहली डोज से ये बहुत ठीक हो गया था, पर कम्युनिकेशन नहीं था, तो इसलिए फिर ये शाम तक उसको खाता रहा। अब दवाई का चुनाव करते समय मैंने केवल 3 रूब्रिक पे ध्यान दिया था, डेल्यूजन बीइंग इंजर्ड,
डेल्यूजन, सीज्ड एज इफ एंड पेशेंस। ये 3 रूब्रिक थे जो मेरे दिमाग में थे, जिनके आधार पर फास्फोरस का सिलेक्शन हुआ था। बाकी रूब्रिक मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। डेल्यूजन बीइंग इंजर्ड, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो मैं लेटा हुआ हूँ, इतने दिन से बुखार चल रहा है, इतनी परेशानी है, कफ निकल रहा है, नेबुलाइज नहीं है, सांस नहीं कर पाई, ये सब उसकी इंजरीज हैं जो उसकी लगातार बनी हुई हैं। तो इसका वीडियो मैंने बना रखा है यूट्यूब पे, आप उसको डिटेल में वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा रूब्रिक है डेल्यूजन सीज्ड एज इफ, मतलब जैसे तो वो एकदम से ही एक ही जगह अकड़ गया है, जकड़ गया है, आगे कुछ भी कार्रवाई करने के लायक बचा नहीं है। एक्टिविटी हैज कम टू हॉल्ट, अटक गया है। इसकी क्रियाशीलता, गतिशीलता एकदम से समाप्त होकर एक जगह अटक गई है। ये है इसका एक्चुअल मीनिंग, जकड़ा गया है वो। तो ये व्यक्ति, अब कैसे पता लगा, ये व्यक्ति जो है चुपचाप एक ही स्थिति में लेटा रहता है, बल्कि लेटे रहने के लिए मजबूर है, बाध्य है, क्योंकि जरा भी हिलता है तो बहुत तेज खांसी का दौरा आता है, तो इसलिए ये हिलता नहीं है। अब इतना सुनने से आप ब्रायनिया मत बनाइए, क्योंकि जो फिजिकल चीज़ें हैं, जो की नोट्स हैं, उनमें यही खराबी होती है, हम उस की नोट के एक्चुअल मतलब को नहीं समझ पाते हैं। जो उसका मतलब है वो बड़ा ग्रॉस होता है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेलियर्स होते हैं उसके अंदर। क्योंकि वो क्यों वर्स फ्रॉम मोशन है ब्रायनिया, तो वो वाला चैप्टर भी हमें जब तक नहीं आएगा तब तक हम ये नहीं ले सकते कि वर्स फ्रॉम मोशन, वो जानना जरूरी है। तो इसलिए ये ब्रायनिया नहीं है, मतलब वो शरीर को अपनी इच्छा अनुसार हिला डुला नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि वो एक ही करवट लेते रहना चाहता है, चाहता नहीं है वो, क्वाइट वाला नहीं है ये रूब्रिक। क्वाइट वांट्स टू बी जो है मोशन एग्रेवेट, वो नहीं है, वांट्स नहीं है ये, बट वो मजबूर है कि ऐसा हिला तो मामला खराब। तो एक पोजीशन में लेटने में के जो है, मतलब उसी जगह वो अटक गया है, उसमें जरा भी हिलेगा तो फिर सब गड़बड़ होगा। मतलब वो हिलना चाहता है पर हिल नहीं सकता खांसी के डर से, क्योंकि जरा सा हिलते ही खांसी आने लगती है, और इसलिए उसको फिर दोबारा जिस स्थिति में पहले था उसी स्थिति में सेटल हो जाना पड़ता है। उससे हिल नहीं सकता, जैसे जकड़ गया है एक ही जगह। तो ये ब्रायनिया का जो लक्षण है, मूवमेंट एग्रेवेट और डिस्टर्ब अवर्जन टू क्वाइट्स वांट्स टू बी, नहीं है। ब्रायनिया अपनी परेशानी से राहत पाने के लिए स्वयं खुद अपनी मर्जी से अपनी एक्टिविटीज को रोकना चाहता है, यानी क्वाइट होना चाहता है, ताकि वो जो भी परेशानी है वो सेटल हो जाए। पर यहाँ तो ऑलरेडी बीमारी ने उसको सेटल कर दिया है कि तू इसी पोजीशन में लेटा रहे, तो मजबूर है ये एक किस्म से उस पोजीशन में लेटने के लिए। कुछ भी करने की शक्ति अब इसमें है नहीं। परंतु ये रोगी कह रहा है कि वो एक स्थिति में लेटा रहता है, जरा सा हिलते ही उसको तेज खांसी आती है, इसलिए वो चुपचाप पड़ा रहने के लिए बाध्य है, जबकि वह चुपचाप पड़े रहना नहीं चाहता है, परंतु बीमारी के कारण वो अपनी इच्छा से हरकत नहीं कर पा रहा है। जैसे तो वो एक ही स्थिति में जकड़ गया है, तो अब हर क्रियाकलाप उसका रुक गया है, उसने खुद नहीं रोका है, जबकि ब्रायनिया में पेशेंट खुद रोकना चाहता है, क्वाइट्स वांट्स टू बी। अब जैसे होता है ना स्कूटर, कार वगैरह, जब पिस्टन होता है चलता है तो अचानक वो सीज हो जाता है, या उसमें ऑयल वगैरह लुब्रिकेंट ना हो, तो फिर स्कूटर आगे नहीं चल सकता है, तो जहाँ है अटक गया वो। तो ऐसे ही ये सीज हुआ है। अब वो खांसी ने उसको एक ही पोजीशन में अटका दिया है कि यहाँ रह तू। अब पेशेंस जो इतनी खराब स्थिति में होता है, और वो 1 हफ्ते से बार बार नेबुलाइज जिसको लेना पड़ रहा है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी ये जरा सा भी चिड़चिड़ा नहीं रहा है,
शांत है, कोई हड़बड़ी नहीं मचा रहा है, हाय तौबा नहीं मचा रहा है, पत्नी के पीछे नहीं पड़ रहा है, डॉक्टरों को फोन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस चुपचाप एक तरफ लेट गया है आराम से। तो इसको कहते हैं पेशेंस, यानी बड़ा उसके पास पेशेंस बहुत ज़्यादा है चीज़ों को सहने का, कि मैं इसको सह सकता हूँ, कोई बात नहीं, 4 दिन बाद देख लेंगे, 10 दिन बाद देख लेंगे, आप इलाज शुरू करो, मैं शांति से इलाज कराऊंगा, पर मुझको थोड़ा सा रिजल्ट दे दो। तो ये आपके अगर आश्वासन मिल जाए कि आप ठीक हो जाओगे, आपको 2 महीने के बाद रिलीफ आएगा, तो फिर ये 2 महीने तक शोर नहीं मचाएगा आपके पीछे कि भाई मुझको तो नहीं 10 दिन में ही चाहिए, 5 दिन में चाहिए। तो अधीर नहीं होगा, इम्पेशेंस नहीं होगा कि भाई 2 महीने का तो समय दिया है ना, तो शांति से इलाज कराओ, हो जाएगा, अभी नहीं हुआ तो और 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। तो इसी तरह इस व्यक्ति में भी यह है कि मैं लेटा हुआ हूं तो लेटा हुआ हूं, अब मुझे कोई समस्या तो नहीं आ रही ना, लेट के शोर मचाने से ही क्या हो जाएगा। तो ये अपनी स्थिति में अपना धैर्य नहीं खो रहा है, पैनिक नहीं हो रहा है, चिड़चिड़ा नहीं हो रहा है, बहुत शांत है ये। उसको हर परेशानी को, हर स्थिति को वो बहुत आसानी से ले रहा है, लाइटली नहीं ले रहा, बल्कि उसको मालूम है कि ऐसी स्थिति मुझको ऐसे ठीक है, ऐसे चलना है, तो उसी हिसाब से वो चल रहा है। तो हर स्थिति में सब्र बनाए रखने वाला व्यक्ति, हालात को समझने वाला अब ऐसा इंसान सिर्फ समझदार आदमी ही ये काम कर सकता है। अब फास्फोरस आपने देखा है बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव पावर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ऑब्जर्वेंट होता है, जो कुछ आसपास हो रहा है उसके लिए बड़ा विजिलेंट रहता है, वो देखता रहता है क्या हो रहा है, यानी वो वातावरण के प्रति बड़ा सजग रहता है, ऐसा डल नहीं है वो, कोई उल्टी सीधी बात नहीं बोलना चाहता, हल्की बात नहीं है। तो ये रिफ्लेक्ट लॉन्ग, जो बहुत देर में सोच समझ के आपकी बात का प्रॉपर जवाब देगा, तो ये समझदारी वाला। तो फास्फोरस समझदार होता है, तो परिणामों को अपने धैर्य बनाए रखता है। उस स्थिति में ना उसको बेचैनी होती है, ना किसी प्रकार की उत्तेजना एक्साइटमेंट होता है, ना गुस्सा, ना चिड़चिड़ाहट होती है, मतलब वो शांति पूर्वक अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देखता है। तो ये ब्रायनिया के लक्षण नहीं है, मूवमेंट एग्रेवेट या डिस्टर्ब अवर्जन टू या क्वाइट वांट्स टू भी नहीं है। ब्रायनिया अपनी परेशानियों से राहत पाने के लिए स्वयं खुद अपनी मर्जी से अपने क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटीज को रोकना चाहता है, परंतु ये जो रोगी है ये कह रहा है कि वो एक ही स्थिति में लेटा रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि जरा सा हिलते ही उसको तेज खांसी आती है, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहने के लिए बाध्य होता है, जबकि वह चुपचाप पड़े रहना नहीं चाहता है। ये डिफरेंस है दोनों में। परंतु बीमारी के कारण वो अपनी इच्छा से हरकत नहीं कर पा रहा है, जैसे तो वह एक ही स्थिति में जकड़ गया है, तो हर क्रियाकलाप रुक गया है, उसने स्वयं अपनी मर्जी से नहीं रोका है, जबकि ब्रायनिया स्वयं अपनी मर्जी से रोकना चाहता है। जैसे स्कूटर का पिस्टन एकदम से चलते चलते जाम हो जाता है, मतलब सीज हो जाता है। दूसरा रुब्रिक है पेशेंस, मतलब हर परिस्थिति में सब्र बनाए रखने वाला व्यक्ति, हालात को समझने वाला समझदार व्यक्ति ही प्रत्येक स्थिति के परिणामों के आने तक धैर्य बनाए रखता है। उस स्थिति में ना उसको बेचैनी होती है, ना किसी प्रकार की उत्तेजना होती है, ना गुस्सा चिड़चिड़ाहट होता है, मतलब वो शांति पूर्वक परिस्थितियों को केवल देखता है। उसे मालूम है कि इतनी देर में तो ये होगा ही। जैसे आपने कुकर में खाना बनाने को चढ़ाया है और आपको मालूम है ये सब्जी 15 मिनट में बनेगी, तो ये नहीं कि आप 15 मिनट वहीं खड़े हो या हर 5 मिनट बाद जाके चेक कर रहे हो कि बनी या नहीं बनी, तो वो इम्पेशेंस हुआ। तो 15 मिनट तो जब होंगे जब ही होंगे ना, तो ये उस 15 मिनट से पहले कोई भी एक्शन नहीं लेता है, बेचैन नहीं होता है, 15 मिनट होने का इंतजार करता है कि लो 15 मिनट हो गए, अब जाके देखता हूँ कि सब्जी बन गई होगी। लेकिन अगर सेम स्थिति कैंथेरिस की होती, क्योंकि डेल्यूजन सीज जिसमें 3 दवाइयां हैं, कैंथेरिस, हाइसाइमस और फास्फोरस, तो अभी कैंथेरिस को समझते हैं क्योंकि हमने पहला केस कैंथेरिस का देखा है।
तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया होता, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, बात बात पर गाली गलौज कर रहा होता, एब्यूजिव, इंसल्टिंग, पत्नी का ही अपमान कर रहा होता, यहाँ तक कि हालात, व्यवस्था और भगवान तक को कोस रहा होता कि ये क्या भगवान ने मेरी हालत कर दी है। ब्लास्फेमी एंड कर्सिंग, और डॉक्टर तक से आराम से बात नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके जवाबों में एक रूखापन, एक रूडनेस होती। जबकि इसने मुझे फ़ोन नहीं किया, पत्नी ने किया, मेरे पूछने पर इसने कुछ बात करी और दवाई खाने के बाद फिर दोबारा इसने बात ही नहीं करी। नहीं तो रोगी प्रायः अपना फॉलोअप देने के लिए बात करते हैं, तो इसने कुछ बात नहीं करी है, इसको लगा मेरा काम बन गया, बात खत्म हो गई। तो स्पष्ट दिख रही होती, क्योंकि कैंथेरिस अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाता है, उसका गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं होता है। जरा सा भी आपने उसको टच किया, उसके इमोशंस को छेड़ा, तो एकदम वो भड़क उठता है, रेज रिन्यूड बाय टच। तो और ये एकदम एहसान फरामोश व्यक्ति होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। तो जल्दी से जल्दी इस परेशानी से छुटकारा दिलाने की किसी से भी वो गुहार लगा रहा होता। ये तो किसी से कुछ नहीं कह रहा है, तो इसको पेशेंस कहेंगे। कैंथेरिस नहीं कर रहा होता, कैंथेरिस कर रहा होता उसको फ़ोन करो, इसको फ़ोन करो, पत्नी की जान खा गया होता कि कहीं से मेरे को दवाई दिलाओ। तो डेलीरियम क्राइंग फॉर हेल्प होता है उसके अंदर। अब इसमें एक और रूब्रिक है, परसीविरेंस। परसीविरेंस का मतलब होता है कि एक प्रोजेक्ट को जो भी साथ में लिया हुआ है उसमें उसके लिए निरंतर कार्य करते रहना। उसमें ज़रूरी नहीं है कि गैप आए या ना आए। जैसे अगर कोई केस पुलिस सॉल्व कर रही होती है, तो अभी कुछ दिन के लिए केस सॉल्व करा, फिर उसने कुछ दिनों बंद कर दिया, छोड़ दिया किसी कारण से, लेकिन महीना, 2 महीना, 4 महीना फिर उसको खोल लिया, यानी उसको एंड पॉइंट तक नहीं रखा है, बंद करके एक तरफ नहीं हटाया, यानी उस स्थिति में निरंतर बने हुए, उस पे ऊपर ध्यान रखा हुआ है कि इस केस को हमें सॉल्व करना है, उसका पीछा नहीं छोड़ा है। तो इसीलिए उसको जारी रखे हुए। तो यहाँ भी ये व्यक्ति अपनी जो लेटे रहने वाली परिस्थिति है उसमें निरंतर बना रहता है ताकि खांसी ना आए, तो इसको परसीवरेंस कहेंगे। तो इसी रूब्रिक की अभिव्यक्ति अन्य 2 रूब्रिकों के कारण होती है। डेलीरियम क्वाइट, मतलब वो हर प्रकार के क्रियाकलापों को अनावश्यक कारणों से बंद कर देता है। शेष सामान्य कार्य तो वो करता रहता है, लेकिन पहले जिन महत्वपूर्ण कार्यों को वो करता था, अब उन सब तक को वो छोड़ देता है। इसको कहते हैं डेलीरियम क्वाइट। जैसे आम भाषा में हम कहते हैं कि अब वो खामोश हो गया है, शांत हो गया है, शांत होकर बैठ गया है। इस शांति के कारण कोई सोची समझी कोई अच्छी वजह नहीं होती है, बल्कि किसी निराशा, परेशानी, हताशा आदि के कारण, मतलब जो भी क्रियाएं करता रहा था उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उनकी वजह से पहले जैसी क्रियाशीलता को वो एकदम छोड़ देता है। तो जो कुछ भी अन्य लोग कर रहे हैं उससे कोई प्रतिक्रिया वो करता नहीं है। ये रूब्रिक हुआ डेलीरियम साइलेंट से एकदम अलग है। तो इसमें केवल है एगेरिकस, एंटिक्रूड, बेलाडोना, हाइसेमस, म्यूरेटिक एसिड, सीकेलकोर, ब्रेटनम एल्बम है, परंतु डेलीरियम क्वाइट में काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, यानी साइलेंट में कम है, क्वाइट में ज़्यादा है। तो साइलेंट और क्वाइट के अंतर को हमें समझना होगा। जो आदमी क्वाइट है उसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो साइलेंट भी हो, लेकिन दोनों रूब्रिकों में केवल हाइसेमस, सीकेल और ब्रेटनम भी शामिल है। तो इसका मतलब है कि ये दवाइयाँ क्वाइट होके साइलेंट भी हो जाती हैं, लेकिन बाकी दवाइयाँ क्वाइट हो जाती हैं पर साइलेंट नहीं होती हैं। तो साइलेंट क्या हुआ? तो ऐसी डेलीरियम की अवस्था जिसमें कोई आवाज़ नहीं होती, साइलेंट आवाज़ से जुड़ा हुआ है, ऑडिबल से जुड़ा हुआ है। तो जब नॉइज नहीं हो, आवाज़ ना हो, तो उसको कहेंगे साइलेंट। तो नॉइज से क्या होता है कि हमारा ध्यान उस चीज़ की तरफ जाता है। तो जो चीज़ हमारे ध्यान को अपनी तरफ खींच ले उसको साइलेंट नहीं कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति कमरे में आया, तो मतलब वो अपनी
प्रेजेंस को दिखाना चाहता है तो वो साइलेंट नहीं हुआ, लेकिन उसकी प्रेजेंस किसी के ऊपर भी दिखती नहीं है, उसको पता नहीं लगता, उसको साइलेंट कहते हैं। यानी आवाज नहीं करते, यानी दूसरे को बताना नहीं चाहता है कुछ भी। तो डेलीरियम की अवस्था जिसमें कोई आवाज नहीं होती, अर्थात व्यक्ति की मौजूदगी का दूसरों को एहसास तक नहीं होता है, बस वो चुपचाप अपनी गतिविधियां, जो भी एक्टिविटीज इनको करे चले जा रहा है, परंतु वो अपनी एक्टिविटीज के बारे में दूसरों को जताना नहीं चाहता कि देखो मैं ये कर रहा हूं। ना ही उसको कोई चाहत होती है कि दूसरे लोग उसके काम के बारे में चर्चा करें या उनको इसकी मौजूदगी का कोई एहसास हो। मतलब उसका अस्तित्व तो है, दूसरों की इसमें परेशानी नहीं होती है, क्योंकि दूसरे इसको या इसके कार्य को तवज्जो दें या ना दें, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो साइलेंटली काम को करे चला जा रहा है। जैसे गवर्नमेंट है, वो अपने सारे काम करे चली जा रही है, किसी को कोई एडवर्टाइजमेंट कहीं नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वो उसका लोगों को उसके काम का उतना पता नहीं लगेगा, पर इससे उस गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन दूसरी गवर्नमेंट है जो जरा सा कोई काम करती है तो उसके पोस्टर छपवा के जगह जगह लगवा देते हैं, यानी सारे इलाके में उसका प्रदर्शन हो जाता है, यानी सबको पता लग जाता है कि इसने, गवर्नमेंट ने ये वाला काम किया है। तो वो साइलेंट नहीं रहा, वो एक शोर मचा दिया कि भाई देखो ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, चाहे वो बोल के किया जाए, चाहे वो पोस्टरबाजी करके किया जाए। तो प्रायः व्यक्ति की ऐसी मानसिक अवस्था बुरे अनुभवों के कारण होती है। जितना बुरे अनुभव का सदमा अधिक होगा, व्यक्ति उतनी ही अधिक शांत हो जाएगा। परंतु इस केस में यह रूब्रिक महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि केस के माध्यम से इस रूब्रिक को समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि वो क्वाइट वगैरह से जुड़ा हुआ है। औषधियों की प्रकृति और रूब्रिकों की गहनता को समझने का ये मेरी समझ के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तरीका है, परंतु आप अपनी समझ के अनुसार नए नए तरीके निकाल सकते हैं। तो मतलब आपने एक केस ले लिया, उसके 2-3 रूब्रिक आपको मालूम है, वो समझ लिए, उससे एक पेशेंट की नेचर समझ आ गई, फिर उस नेचर को ध्यान में रखते हुए आप रिपर्टरी में उस मेडिसिन को पढ़ें, तो आपको पता लगेगा कि पेशेंट की ये नेचर तो इस वाले रूब्रिक से भी मिल रही है, तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा। अब उस रूब्रिक में कुछ और भी दवाइयां हैं, तो फिर आप समझें कि ऐसी नेचर उन दवाइयों में क्यों आई। क्यों आई का मतलब है कि उसके कौन से रूब्रिक हैं जिन्होंने उसको इस किस्म की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, और इस दवाई के कौन से रूब्रिक हैं जिन्होंने उसको इस साइलेंट की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। तो इस तरह एक ही रूब्रिक लेके उसको समझ लो, उसके बाद आगे अन्य रूब्रिकों को जोड़ के हर दवाई की प्रकृति को समझो, तो उससे दवाई की गहनता थोड़ी सी और आ जाएगी। तो ऐसे अलग अलग केसों में जब बार बार आप करोगे तो दवाई की गहनता, सूक्ष्मता आपको पता लगेगी, और फिर आप बहुत ही छोटे सी जानकारी पे प्रिस्क्रिप्शन दे पाओगे। तो मुझे लगता है कि समझ तो आपको आ गया होगा।